Okay, we'll continue now. So this is the topic on cards for discussion now. Checking consistency, reliability and validity of data. सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार आपका। तो यूनिट नंबर 3 की ही बात हो रही है। इसमें अभी हम लोगों ने प्राइमरी डेटा ये पार्ट कवर किया था, डिजाइनिंग क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल ये बात हो गई है। उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कवर हो चुका है, ऑल दिस थिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये ऊपर का जो पैराग्राफ है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा, इसका डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो ये क्वेश्चन डिजाइनिंग के ठीक बाद ही आता है टॉपिक। तो अभी हमने देखा कि क्वेश्चन बनाते कैसे है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन में समझा देता हूँ आपको कि बात क्या हो रही है। हमने एक क्वेश्चन अभी बनाया, ये क्वेश्चनर डिजाइन करने के बाद, अपने लेवल पे डिजाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो सुपरवाइजर का अप्रूवल। आप अपने पीआईटी के सुपरवाइजर को दिखाएंगे। और ये दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल एग्जामिन। उसके बाद आप सुपरवाइजर का अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद फिर पायलट टेस्टिंग होता है, देन मॉडिफिकेशन, या फिर रिविजन्स, और उसके बाद फिर आप लार्जर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरल प्रोसेस है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की। ये क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक की जाती है क्वेश्चनियर बनाने के बाद। और लार्जर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो दो स्टेप्स है ये पूरी प्रोसेस में, इसके पहले लार्जर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आप वैलिडिटी टेस्ट करते हो। लार्जर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद फिर रिलायबिलिटी टेस्टिंग यहाँ पे आता है। ओके, अभी बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग का मतलब क्या है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है क्या वो ठीक से बन पाया है, और आपको जो मेजरमेंट्स लेने थे क्या वही मेजरमेंट्स उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में और उसी पर्टिकुलर सेंस में जनरेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। वो जानने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग सेल्फ एडिटिंग करते हैं, और जो नॉन इसेंशियल आइटम्स है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी का मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसमें से नॉन इसेंशियल आइटम्स या क्वेश्चंस को आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आपका क्वेश्चनर जो है वो क्रिस्प हो जाए, प्रिसाइज हो जाए। और इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर फ्लो रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का। ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी वैलिडिटी, एक दो लाइन तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ ये प्रोसेस क्या है। देन वेज टू रिड्यूस एरर, मेजरमेंट एरर्स, देन वैलिडिटी टेस्टिंग का पार्ट, फिर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग, और फिर रिलायबिलिटी टेस्टिंग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। सो इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे हमारे रिसर्च फ्रेमवर्क में, जैसे दिस इज रिसर्च प्रोसेस। ये रिसर्च प्रोसेस में रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कहाँ आता है, यहाँ क्वेश्चनर डिजाइनिंग के ठीक बाद और सैम्पलिंग के डिसीजन से ठीक पहले।
तो आप जब डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्शन से पहले जनरली ये पार्ट आता है, और रिलायबिलिटी खास करके डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करते वक्त हम लोग रिलायबिलिटी करते हैं। और वैलिडिटी डेटा कलेक्शन से ठीक पहले यहाँ पे वैलिडिटी टेस्टिंग होता है। अब ये क्या है मैं समझा ही रहा हूँ, और कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर से ये भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। टाइम मिला तो सॉफ्टवेयर रन करके भी दिखा दूंगा। देखिए, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका आउटकम, जिसको कहा जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर। एंड इफ सपोज दिस इज नोन वन, जैसे मेडिसिन में हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे पल्स रेट का स्टैंडर्ड है 72। ओके, ये नोन वैल्यूज है। एक पॉपुलेशन का अपना मीन होता है, और ये जो है ये है सैंपल मीन, जो आप कंप्यूट करते हो। ये मीन हम लोग कंप्यूट करते हैं, सैंपल मीन जिसको कहा जाता है। और जब आप सैंपल मीन कंप्यूट करते हो तो वो पॉपुलेशन मीन के साथ जनरली मैच नहीं होता है। सपोज ये कुछ तो भी ऐसा आएगा, पल्स रेट की अगर बात करते हैं तो ये 68, 82 ऐसे कुछ तो भी आएगा जो 72 के साथ मैच नहीं करेगा। ओके। और इसका एक कारण ये होता है कि वहां पे आपका इन्फ्लुएंस का एरर का इन्फ्लुएंस मैटर करता है यहाँ पे। तो ये जैसे 68 पकड़ रहे हैं, तो ये आपका आ गया +4 की जो है वो एरर है। और ये एरर तब आती है जब आपका मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल्टी है। ये में तो ये जो एरर है, इस एरर का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग जनरली करते हैं। अभी ये एरर का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो इसमें 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप पायलट टेस्ट कर लीजिए। पायलट टेस्ट का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चनर बनाने के बाद एक छोटे लेवल पे सर्वे कर रहे हो, उस सर्वे को आप पायलट टेस्ट करते हो। छोटा लेवल यानी क्या, जिसको माइक्रो लेवल सर्वे कहते हैं। माइक्रो लेवल सर्वे का मतलब क्या है, ये आपकी पायलट टेस्ट, ये आपके लार्जर प्रोजेक्ट की रिहर्सल है। एक ड्रेस रिहर्सल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप ट्रायल रन कह सकते हो इसको। पायलट टेस्ट आपके बड़े प्रोजेक्ट की, जैसे आपका सैंपल साइज 1000 का है, आपको 1000 लोगों से क्वेश्चनर फिलअप करा लेना है। तो आप क्या कर रहे हो, पायलट टेस्ट में एक छोटा सैंपल लेते हो आप, जिसको टेस्टिंग सैंपल कहा जाता है। वो जनरली, इफ सपोज हमने 30 का लिया, ओके, और सिर्फ 30 लोगों से हमने ये क्वेश्चनर फिलअप करा लिया। पर्पस क्या है, ये जानना कि हमारा क्वेश्चनर ठीक से बना हुआ है क्या, रिस्पोंडेंट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चनर को कैसे देख रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, क्या उनको कुछ तकलीफ जा रही है क्वेश्चन समझने में और फिलअप करने में, या फिर कोई ऐसे क्वेश्चंस है क्या कि जिसका जवाब वो देने में इच्छुक नहीं रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका मिसिंग डेटा जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटे लेवल पे सर्वे करके देख रहे हैं कि जो भी पॉसिबल डिफिकल्टीज आ सकती है बड़े लेवल पे, सो दैट वी कैन गेट रीड ऑफ ऑल दोस पॉसिबल डिफिकल्टीज इन अर्ली स्टेजेस ओनली। तो ये आपका ट्रायल रन है क्वेश्चनियर का, जिसको पायलट टेस्टिंग कर। तो पायलट टेस्टिंग में एक अनुभव ऐसा है मेरा कि पायलट टेस्टिंग से कुछ ना कुछ इनसाइट्स तो मिल जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों को रीड्राफ्ट करना होता है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों को इलिमिनेट कर देना होता है, या कुछ क्वेश्चंस को ऐड भी करना होता है। तो ये पायलट टेस्टिंग के आउटकम है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं, elimination of non-essential items, addition of required items, and fine tuning of existing items, इसी को तो हम लोग रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। ये कर क्यों रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक से बन जाए, और जो हम लोग मेजर करना चाहते हैं वो मेजर हो जाए, और वो राइट कॉन्टेक्स्ट में और राइट सेंस में हो जाए। तो पायलट टेस्टिंग एक जरिया है जिसके थ्रू आप जो पॉसिबल एरर बड़ी लेवल पे हो सकती है, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने आपका क्वेश्चनियर का सर्वे खुद एडमिनिस्टर ना करते हुए आपने कुछ फील्ड वर्कर्स या सर्वेयर्स को अपॉइंट किया है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि यार 25 तू करके ला, 25 तू करके ला, नथिंग रॉन्ग विथ इट, उनको सर्वेयर्स कहा जाता है। तो उनको हैंडओवर करने से पहले, आपके फॉर्म्स हैंडओवर करने से पहले एक ट्रेनिंग अगर दे देते हैं आप कि फील्ड पे तो वो काम करने वाले हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्वेश्चंस उनको ही पूछे जाएंगे ना, कि अगर कुछ डिफिकल्टी आती है रेस्पोंडेंट को,
तो वो सर्वेयर के भी पूछेंगे, तो सर्वेयर शुड बी एबल टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज एट दैट एंड ओनली। उसके लिए आपको फील्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग देना होता है। वो फील्ड वर्कर्स को आप ट्रेनिंग दे देंगे तो शायद एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। और तीसरा एक तरीका है आपका यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग हो जाता है। अभी बात करते हैं हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या। देखिए, आपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा अनुभव अभी तक आया होगा आपको कि आप कभी किसी वीकली हाट में गए, जिसको आप वीकली मार्केट्स कहते हो। आप वीकली मार्केट में गए हैं और वहां पे रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं सब्जी वगैरह बेचने वाले, उन्होंने कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि वो उनके पास वजन नहीं है और वो कुछ पत्थर वत्थर यूज कर रहे हैं मेजरमेंट पर्पज के लिए। तो जब आप वो तराजू जो है उसमें ये पत्थर देखते हो इसकी जगह पे, तो आपके मन में शंका आना स्वाभाविक है कि यार ये क्या है, ये सही में क्या ये एक पाव का है क्या। आप पूछ ही लेते हो ना उसको। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पत्थर इज नॉट वैलिड। क्योंकि हमको मेजर क्या करना है? मेजर करना है वेट। वेरिएबल है वेट। वेट करना है और पत्थर इज नॉट मीन्ट फॉर दैट। ये जो है इट इज अ वैलिड मेजर बिकॉज इट इज मीन्ट फॉर दैट। गेटिंग मी? सो वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपको जो मेजर करना है, क्या आपका इंस्ट्रूमेंट वो ठीक से मेजर करके दे रहा है, एक्यूरेटली वो मेजरमेंट करके दे रहा है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो वेरिएबल मेजर कर रहा करना है उसको वो मेजर करके दे रहा है, तो आपका मेजर वैलिड है। अदरवाइज आपका मेजर वैलिड नहीं है, बिकॉज ये मेजर जो है ये किसी और पर्पस के लिए बना हुआ है, ये वेइंग पर्पस के लिए तो फॉर श्योर नहीं बना हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड मेजर। So weighing machine is considered to be a valid measure to weigh weight. But our meter scale जो है it is a valid measure to measure your height or length you can say. पर आप थर्मामीटर यूज करके वेट मेजर नहीं कर सकते हो बिकॉज थर्मामीटर इज meant to measure temperature. So while measuring temperature, thermometer can be a valid measure. But for measuring weight, it cannot be considered as a valid measure. Just और इफ सपोज आपके क्वेश्चनर में आपको पर्सनालिटी ये मेजर करना है, आपके रिसर्च में पर्सनालिटी मेजर करना है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका क्वेश्चनर जो है वो पर्सनालिटी ही मेजर करके दे रहा है क्या, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके क्वेश्चनर में है क्या। अगर वो वैसा है तो आपका क्वेश्चनर वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। किशोर कुमार जी प्लीज थोड़ा म्यूट करेंगे आप। किशोर कुमार चौधरी सर प्लीज थोड़ा म्यूट करेंगे। तो वैलिडिटी जो समझा रहा था आपको, validity is more about whether your instrument is actually measuring what it says to measure. आपके ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में आपने जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं वो वेरिएबल्स का ही मेजरमेंट आपका क्वेश्चनर करके दे रहा है क्या। अगर वो वैसा है तो आपका क्वेश्चनर वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। और फर्स्ट टाइम रिसर्चर का जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अगर आपको इनसाइट से नहीं है कि ऐसा कुछ है स्टैटिस्टिक्स में और आप अपने मन से क्वेश्चनर बना लोगे, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड मेजर बिकॉज आपने जिंदगी में पहली बार क्वेश्चनर बनाया है। आपको इसकी सपोज ट्रेनिंग आपने नहीं ली है या इसके अंदर के डिटेल्स भी आपको नहीं मालूम, तो जो भी क्वेश्चनर आप बनाओगे वो उसमें कुछ ना कुछ नॉन इसेंशियल आइटम्स आ जाएंगे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है वो क्वेश्चंस की। ऐसा होता है और ऐसे क्वेश्चंस छूट जाते हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो प्रोफेशनल एग्जामिन वाला जो स्टेप है ना, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नीड टू गेट इनसाइट्स वेदर योर इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड। And if your instrument is measuring what it says to measure, what is supposed to measure, then and only then your questionnaire will be considered as a valid questionnaire. So अभी वैलिडिटी मेजर कैसे करते हैं, तो वो एक जनरली क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस होता है और ये कुछ ऐसे रिमार्क्स आते हैं एक क्वांटिनम पे
कि आपकी वैलिडिटी वीक है, एक्सेप्टेबल है कि स्ट्रांग है। तो ये क्वांटिटेटिवली इसका स्ट्रेंथ भी निकलता है, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है, जो मैं कुछ मेथड्स अभी समझा रहा हूँ आपको, उसमें पता चल जाएगा। तो एक स्ट्रेंथ भी निकलती कि कितनी हद तक आपका क्वेश्चन वैलिड है। तो दिस इज द बॉटम लाइन। वैलिडिटी में हम लोग एक्यूरेसी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट या आपका क्वेश्चनियर जो है वो कितनी हद तक एक्यूरेट बना हुआ है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिडिटी टेस्टिंग में हम लोग हमारे क्वेश्चनियर की एक्यूरेसी चेक करते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के जो रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन करते हैं, और कैलिब्रेशन ही एक्चुअली ये इट इज सिनोनिमस विथ एक्यूरेसी, कि आपके मेजरमेंट एक्यूरेसी है, एक्यूरेट आ जाए, इसलिए तो आप अपने इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट कर रहे हो ना। और इसी को हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। कंसेप्चुअली ये चीजें अलग है। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपकी जो ऑपरेटर्स, मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज करने वाले हो वो वायबल है क्या, वो चेक कर रहे हो उसको कैलिब्रेट करके। और वही चीज अगर सर्वे के सेंस में बात करते हैं तो हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग की बात करते हैं। कंसेप्ट सेम है। अभी आप वैलिडिटी टेस्टिंग जब करोगे तो आपको 5 क्वेश्चंस खुद को ही पूछने होते हैं। पहला, आपका क्वेश्चनियर वो मेजर कर रहा है कि जो आपको मेजर करना था, इसके लिए आप करेंगे सेल्फ एडिटिंग। सेल्फ एडिटिंग का मतलब है कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है वो आप खुद ही एक बार पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरुआत करेंगे और अपने आप को पूछेंगे कि ये जो क्वेश्चनियर पूछा है, इफ सपोज क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम, इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जेंडर वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर आप बोल रहे हो एटीट्यूड वगैरह, एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिए और खुद को ही पूछिए कि क्या ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अगर ये जरूरी है ये क्वेश्चन पूछना, तो इस डेटा का आप क्या करने वाले हो, और सही में इस डेटा का उपयोग करके आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस सेटिस्फाई या फिर टेस्ट हो रहे हैं। अगर इसका हर बार जवाब नो नो है तो ये क्वेश्चंस आपके काम के नहीं है। These will be considered as non-essential items. Then get rid of such non-essential questions from your questionnaire, and you are actually resorting to validity testing by self-editing. दूसरा, कि आपने जो क्वेश्चनर बनाया हुआ है वो आपके सैंपल के लिए या टारगेट पॉपुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट है क्या। यानी अगर आप फार्मर्स का सर्वे कर रहे हो और अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चनर बना रहे हो तो आपका क्वेश्चनर वैलिड नहीं है। आप जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो जो शायद आपको बहुत फैमिलियर है, आप जैसे मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप, सर्वे क्यूल, ये सब आपको बहुत फैमिलियर है, पर क्या आपके रिस्पोंडेंट को वो भाषा, वो एब्रिविएशंस, वो टर्मिनोलॉजीज समझ में आ रही है। अगर वो वैसा नहीं है तो आपका क्वेश्चनर फिर वैलिड नहीं है। देन द थर्ड क्वेश्चन दैट यू आर सपोज टू आस्क योरसेल्फ, कि आपका क्वेश्चनर कॉम्प्रिहेंसिव है क्या, और वो पूरे के पूरे वेरिएबल्स को एड्रेस कर रहा है क्या। यानी आपके पूरे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने वाले क्वेश्चंस आपने बनाए हुए हैं क्या, और आपके पूरे हाइपोथेसिस का टेस्टिंग को लेके जो वेरिएबल्स हैं वो पूरे के पूरे आपके क्वेश्चनर में आए हैं क्या। ये चेक करने की प्रोसेस को भी हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। और पांचवा, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स। आपने वेरिएबल तो चेक कर लिया कि आपको इफ सपोज एवरेज इनकम निकालना है, आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है टू कंप्यूट एवरेज इनकम, और अभी आपने क्वेश्चनियर में इसको लेके, इस वेरिएबल को लेके क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट किया है, व्हाट इज योर मंथली इनकम। मंथली नेट इनकम इफ सपोज, और आपने यहाँ पे चॉइसेस दे दिए, बिलो 10,000, देन बी 10 to 30,000, सी 30 to 50,000, और if suppose D above 50,000। अभी इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट
एवरेज इनकम। तो आपने इनकम को लेके क्वेश्चन डाल दिया है, आप समझ रहे हैं आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट इट इज नॉट सो। हमको निकालना है एवरेज। तो ये चीजों से डेटा जो आएगा वो क्या आएगा? आपका अगर 500 का सैंपल है तो ये 500 सैंपल में ए वाले कितने, बी वाले कितने, सी वाले कितने और डी वाले कितने, ये हमको नहीं निकालना है। इसका पाई चार्ट नहीं बनाना है हमको। ए वाले कितने, बी वाले कितने, सी वाले कितने, ये पाई चार्ट नहीं बनाना है हमको। तो एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए आपका डेटा कैसा होना चाहिए? रिस्पोंडेंट नंबर और इनकम। वन, रिस्पोंडेंट नंबर वन का इनकम रुपीज। इस तरीके से अगर डेटा रहा आपके पास तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो सिर्फ वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करके नहीं होता है, वो राइट सेंस में उसका क्वेश्चन टाइप आया है क्या, ये चेक करने की प्रोसेस को भी हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग की। वैलिडिटी टेस्ट कैसे करते हैं? वैलिडिटी टेस्टिंग की मुख्यत्वे दो मेथड्स है। एक है एक्सपर्ट पैनल मेथड और दूसरा है फील्ड टेस्टिंग। तो ये दोनों मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपर्ट पैनल टेस्टिंग की। इसमें तीन मेथड्स है एक्सपर्ट। तीन यानी मैं अभी तीन बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मेथड्स है, पर टाइम नहीं होता ना, कॉम्प्रिहेंसिव 3 घंटे में सिर्फ एक चीज पे बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तीन जो मेथड्स है वो आपको समझा रहा हूँ, और जो आप आसानी से कर पाओ वो तीनों मेथड्स पे समझा दो आपको। पहली जो मेथड है उसको कहा जाता है एसीपी मेथड, एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन है, किताबों में लिखा हुआ है कि आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हो। आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हो आपका क्वेश्चन वैलिडेट करने के लिए। और ये एक्सपर्ट्स कितने होने चाहिए? तो किताबों में जो लिखा है वो है 10 एक्सपर्ट्स। ओके। और ये 10 एक्सपर्ट्स को आप आपका क्वेश्चनियर हैंड ओवर कर रहे हो, आपने जो बनाया हुआ है एक एक कॉपी, ये सब पूरे 10 एक्सपर्ट्स को आप दे रहे हो। और ये क्वेश्चनियर के साथ आप आपकी सिनॉप्सिस की कॉपी भी दे रहे हो। ओके। अभी बात करते हैं ये एक्सपर्ट्स आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और ये एक्सपर्ट कौन होने चाहिए। तो हाल ही में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था एज ए पार्टिसिपेंट। तो उसमें एक नेशनल रेप्यूट के हमारे यहाँ के एक ट्रेनर है, उनका कहना ये था कि एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करते वक्त वो एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करिए जिनके कम से कम 10 पब्लिकेशंस हुए हैं एबीडीसी जर्नल्स में। ओके। एबीडीसी जर्नल में जिन्होंने 10 पब्लिकेशंस किए हैं। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो हमको नागपुर में ये एक्सपर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। 10 कहाँ से लाएंगे, एक मिलना भी मुश्किल है। ओके। तो आप एबीडीसी की जगह यूजीसी केयर लिस्ट पकड़ लीजिए। और ये आपके, ये सीजन्ड रिसर्चर जिसको कहा जाता है ना, सीजन्ड रिसर्चर्स की जिनके नाम के सामने अच्छे खासे पब्लिकेशंस है और रेप्यूटेड पब्लिकेशंस है, ऐसे लोगों को एक्सपर्ट कहा जाता है। तो आप ये 10 एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको आपका क्वेश्चन और सिनॉप्सिस हैंड ओवर कर देंगे। और उनको आप बोलेंगे कि आप ये क्वेश्चनियर लिखिए और आपके क्वेश्चनियर कितनी हद तक अप्रोप्रिएट है वो बताइए। में और यहाँ पे एक्सपर्ट वन ने इफ सपोज कोई परसेंटेज दिया कि यार मुझे ये 95% तक ठीक लग रहा, एक्सपर्ट टू ने बोला कि यार मुझे ये 80% तक ठीक लग रहा है। इस तरीके से आपके पास परसेंटेज में पूरे 10 एक्सपर्ट्स का डेटा आ जाएगा। इसका फिर निकाल लेंगे आप मीन, ये वाला मीन। तो ये जो मीन है ये अगर 90 के अबो है, ये 90 के अबो है तो आपका क्वेश्चन वैलिडेट हो चुका है। अगर ये 90 से नीचे है
तो आपके क्वेश्चनियर को फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। तो इस पे जिस किसी ने 90 के नीचे रेटिंग दी है, ये बंदा, तो आप इससे कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि सर आपको क्या गड़बड़ लग रही है, कौन से क्वेश्चन में आपको रिवीजन लगता है, और फिर आप फाइन ट्यूनिंग करके एक नया परसेंटेज उनसे ले लेंगे और ये जो एवरेज है ये फिर से एक बार आप कंप्लीट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपका एसीपी जो है, ये जो परसेंटेज है इसको एसीपी कहते हैं, एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज, जब तक ये एसीपी 90 या 90 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी मेथड जिसको कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स कहा जाता है, सीवीआई। और सीवीआई दो प्रकार का होता है, एक होता है आईसीवीआई और दूसरा होता है एससीवीआई। ये दोनों मैं समझा रहा हूँ आपको। ये दो मेथड्स है और रेफरेंस मैंने दे दिया है, ये वाले रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये सब डेवलप किया हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले आईसीवीआई की और फिर बात करेंगे एससीवीआई। आईसीवीआई स्टैंड्स फॉर कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। तो ये जो आए हैं, ये वाला आया, ये इंडिविजुअल से आया हुआ है। और ये जो सीवीआई है, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स ये है। और ये जो एस है ये स्केल से आया है। और ये है सीवीआई, कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। ये दोनों क्या है मैं समझा रहा हूँ एक डायग्राम से। पहले बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स फॉर इंडिविजुअल आइटम। ये आपका डिसीजन क्राइटेरिया है कि आपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको आप आपके जो आइटम्स है लिकर्ट स्केल के, ये लिकर्ट के लिए होता है जनरली, आपकी जो आइटम है उसमें से कितने आइटम्स उनको यूजफुल लगे, वो 4 पॉइंट स्केल पे आप रेस्पॉन्ड, 4 पॉइंट स्केल। तो वन इज, अगर आपके एक्सपर्ट ने आपके एक क्वेश्चन को अगर 1 का रेटिंग दे दिया तो उनका कहना यह है कि इट इज नॉट रिलीवेंट, दूसरा समवॉट रिलीवेंट, तीसरा रिलीवेंट और चौथा है वेरी रिलीवेंट। तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कितने लोगों ने आपको 3 या 4 का रेटिंग दिया हुआ है। वो कैसे करते हैं मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग आइटम, और हर आइटम पे हम लोग आईसीवीआई निकाल रहे हैं। हर आइटम का आईसीवीआई निकलेगा। कि आप एक्सपर्ट को पूछ रहे हैं कि सर कंज्यूमर एटीट्यूड मेजर करना चाहता हूँ, ये इसको लेके आपको क्या लग रहा है, 1 to 4 के स्केल पे बताइए, इसको लेके क्या लग रहा है, इसको लेके क्या। हर एक आइटम का आप आईसीवीआई निकाल रहे हैं। कैसे करते हैं, मेरे पास है क्या, चार्ट देख लेता हूँ। तो जितने एक्सपर्ट्स ने आपको 3 या 4 का रेटिंग, इफ सपोज आपने 5 एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए हैं और एक आइटम में 5 में से 4 लोगों ने 3 या 4 का रेटिंग दिया है, तो आपका आईसीवीआई हो जाएगा 4/5, इट इज 0.80। और इसका जो थ्रेशोल्ड है ये 0.78 है। अगर हर एक आइटम का आईसीवीआई 0.78 के ऊपर आता है तो आपका जो आइटम है वो अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज नहीं है। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था 0.78। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस सीवीआई की। तो एस का मतलब है पूरा का पूरा स्केल। जैसे एटीट्यूड का मैंने आपको दिखाया, पूरे वो 6-7 आइटम थे, उसको कंबाइन करके एक हम लोग पूरा का पूरा एटीट्यूड का स्केल का वैलिडिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिक वही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपके 6 एक्सपर्ट्स है, ये आपके आइटम नंबर है, और आपने एक्सपर्ट से इसकी रेटिंग ली हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट नंबर 1 बोल रहा है कि ये रिलीवेंट नहीं है, और ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ये वाले, कि ये आइटम आइटम नंबर 1 जो है वो रिलीवेंट है। तो आप देखेंगे 6 में से सिर्फ एक एक्सपर्ट बोल रहा है कि ये रिलीवेंट नहीं है, बाकी 5 जो है वो बोल रहे हैं कि ये रिलीवेंट है। तो हमारा इस पर्टिकुलर इसका आइटम का आईसीबीआई हो गया 5/6 यानी 0.83। ये सब आइटम का आपने आईसीबीआई निकाल लिया, और अभी अभी हम लोग निकाल रहे हैं इसका मीन। ये आईसीबीआई का मीन जो आ रहा है 0.9। क्राइटेरिया वही है, 0.9 आ रहा है, वहां पे 0.78 के ऊपर है, तो यानी हमारा जो स्केल है वो वैलिड है। अभी बात करते हैं हम लोग वैलिडिटी मेजरमेंट फील्ड मेथड्स की। तो फील्ड में 3 मेथड्स है। ये 3 मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। कंटेंट वैलिडिटी,
बाद में क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और फिर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एक बार चेक कर लेते हैं। ये तीनों मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, ये जो मेथड है, पहली है कंटेंट वैलिडिटी, ये हम लोग एक्सपर्ट से करा लेते हैं। और इसमें एक फ्लेवर है जिसको कहा जाता है फेस वैलिडिटी। दूसरा है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, जो हम लोग नहीं करते हैं सोशल साइंसेस कॉमर्स मैनेजमेंट में। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, उसके जो पेपर्स हैं उसको वैलिडेट करने के लिए ये मेथड्स हैं, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव। उसके बाद है तीसरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है, इसमें फिर से दो प्रकार है, थोड़ी देर बाद समझा रहा हूँ मैं। और इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसमें दो सॉफ्टवेयर, एक्चुअली तीन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक होता है आर का सॉफ्टवेयर, या फिर आपका दूसरा सॉफ्टवेयर एमोस है। एमोस से निकलता है ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और तीसरा एक सॉफ्टवेयर है जिसको स्मार्ट पीएलएस कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर यूज करके कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकालते हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे ये कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे। ये डिस्कशन आउट ऑफ द स्कोप है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। तो इसकी बात करते हैं पहले कंटेंट की। देखिए, कंटेंट का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। कंटेंट यानी क्या? आपके क्वेश्चंस। और वैलिडिटी यानी क्या? रिलीवेंट है क्या? कंटेंट वैलिडिटी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आपने जो क्वेश्चनर बनाया हुआ है उस पे जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो रिलेवेंट है क्या? दैट्स इट। उसको कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। और कंटेंट वैलिडिटी एक्सपर्ट से करते हैं, उसमें एक प्रकार आता है जिसको कहा जाता है फेस वैलिडिटी। अभी आप जब आपका क्वेश्चनर बनाते हो, तो आपके लेवल पे बनाने के बाद आप सुपरवाइजर को दिखाते हो आपके। तो आपके सुपरवाइजर उसको पढ़ते हैं और आपको कुछ चेंजेस बताते हैं कि ये क्वेश्चंस को निकाल डालो, ये क्वेश्चंस ऐड करो, इसमें फिर ड्राफ्ट थोड़ा सा चेंज कर लो। ऐसे कुछ रिविजन्स आपके सुपरवाइजर बताते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो एक्सरसाइज है, यही एक्चुअली फेस वैलिडिटी है। यानी क्या, हम में से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाने के बाद सुपरवाइजर को दिखाते ही उनकी तरफ से अप्रूवल भी ले लेते हैं, उसके बाद ही सर्वे करते हैं। तो सुपरवाइजर का अप्रूवल अगर आपने लिया है तो एक्चुअली आपने फेस वैलिडिटी कर ली है। क्योंकि फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है, कोई भी एक एक्सपर्ट वो उस क्वेश्चनर को देखेगा और आपको कमेंट करेगा कि रिलीवेंट है या नहीं है। इसमें वो ना ही कोई परसेंटेज बता रहा है और ना ही कोई कैलकुलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कमेंट आ रहे हैं कि अच्छा है कि बुरा है। अगर काम के नहीं है तो हटा देना है, जो काम के है वो ऐड करना है। ये सजेशन के फॉर्म में जब आता है किसी एक्सपर्ट के थ्रू, और अगर आप ये कर रहे हो तो आप एक्चुअली फेस वैलिडिटी कर रहे हो। और इसमें कोई न्यूमेरिक वे नहीं है एक्सप्रेस करने का कि कितनी हद तक आपका क्वेश्चन वैलिडेट हुआ है, ये यहाँ से पता नहीं चलता है। देन फेस का मैंने बता दिया आपको। फेस में ये कुछ चीजें आती है। फेस वैलिडिटी में आपके क्वेश्चन है कि रीडेबिलिटी, लेआउट, आपने सेक्शन है सेक्शन बी किया है क्या, क्लैरिटी ऑफ वर्डिंग, देन फिजिबिलिटी। और इन सब के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो मैं उसके इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। इसके लिए भी है सॉफ्टवेयर ये सब के लिए। उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया, जो हम लोग यूज नहीं करते सोशल साइंसेस कॉमर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लिकर्ट स्केल के आपके जो क्वेश्चन है उसकी की जाती है। और कंस्ट्रक्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। दीज आर इनडायरेक्टली मेजर्ड। These are indirectly measured variables, qualitative variables rather, variables which are measured using multiple statements.
इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट में दो वैलिडिटी है, एक है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरी है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ना बेसिकली हम लोग फैक्टर एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें हम लोगों को फैक्टर एनालिसिस करना होता है। और फैक्टर एनालिसिस का मैंने हाल ही में एक वर्कशॉप भी लिया था मेरी एकेडमी के थ्रू। इसमें दो प्रकार होते हैं फैक्टर एनालिसिस में। एक होता है ईएफए और दूसरा होता है सीएफए। ईएफए को ही पीसीएपी कहते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और एक होता है आपका कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। और ये करने के लिए हम लोग दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक है एसपीएसएस और दूसरा है आपका स्मार्ट पीएलएस। और इंसिडेंटली ये दोनों के मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेते रहता हूँ क्वाइट विगरसली। परसों ही मेरा ये एसपीएसएस का एक एसपीएसएस फॉर बिगिनर्स नाम से मेरा एक 5 दिन का वर्कशॉप रहता है, वो अभी परसों ही हमने खत्म किया। ओके। फैक्टर एनालिसिस में हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी करते हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और इसमें दोनों आपका ईएफए और सीएफए ये दोनों करते हैं। और इसमें पीएलएस जो है, स्मार्ट पीएलएस, ये सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए। और ये इंटरनेशनल फैटर्निटी तो यूज करती है, इवन मैं भी यूज करता हूँ। स्मार्ट पीएलएस तो मेरा फेवरेट है। और आपका जो सेम का है, सेम आपको मालूम होगा शायद, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो हम लोग बोलते हैं, वो सेम से ही होता है, स्मार्ट पीएलएस से ही होता है ये। तो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और सेम के लिए ये प्री रिक्विजिट्स है ये सब, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, आपकी कंटेंट वैलिडिटी का भी रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग में क्या रिपोर्ट करते हैं वो भी मेजर्स में आपको जस्ट बता तो देता हूँ, मालूम तो होना चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ है रिसर्च करते वक्त। देखिए, ये वर्कशॉप से आपको मालूम नहीं कितना और क्या सीखने को मिलने वाला है, पर एक चीज तो पक्की है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये 10 दिन खत्म होने के बाद शायद इतना तो पता चल जाएगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च करते वक्त की जो अभी भी हमको मालूम नहीं है, और हम लोग एक सीरियस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग इज द की। और ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग है आपका कि जहाँ पे आपको एक अवेयरनेस तो आ जाता है 10 दिन में कैप्सूल फॉर्म में कि प्रोसेस क्या है, किस किस चीजों का आपको नॉलेज लगता है। तो मैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जैसे बता रहा था, ईएफए और सीएफए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसमें एक प्रकार है जिसको कहा जाता है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी। कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी का सिंपल सा मतलब ये है, एक कॉन्वर्जेंट है और एक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है, और ये दोनों हम लोग चेक करते हैं। देखिए, सपोज आपको एटीट्यूड मेजर करना है, और ये जो है ना, इसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं हम लोग। और ये जो कंस्ट्रक्ट है, इसको जब डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ओवल शेप में ही इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट के लिए ओवल शेप यूज होता है। और ये एटीट्यूड कौन से आइटम से बना हुआ है। कि सपोज आपने 5 आइटम्स यूज किए हैं, ये एरो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, एरो इस तरफ ऐसा जाता है। ये आपने 5 आइटम्स यूज किए हैं, 3, 4, 5। ये 5 आइटम्स या फिर इंडिकेटर्स है। आइटम 1, आइटम 2, 3, 4 और 5, ये 5 डिफाइन कर रहे हैं आपका एटीट्यूड। हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी की। कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम लोग क्या करते हैं,
ये हर एक इंडिविजुअल आइटम जो है, ये इसको कितना डिफाइन कर रहा है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन का आर निकालते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर करके देता है हमको, रिपोर्ट जनरेट करके देता है। और उस रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि ये आइटम इससे कितना रिलेटेड है, ये आइटम इससे कितना रिलेटेड है, ये कितना रिलेटेड है। हर एक आइटम आपके कंस्ट्रक्ट से कितना रिलेटेड है, ये निकालने की जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में क्या होता है, आपका आइटम वन और आइटम टू ये कितने क्लोजली रिलेटेड है आपस में, आइटम टू विथ थ्री, थ्री विथ फोर, इसको आप डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हो, कि इसका आपस में कोरिलेशन कितना है। और ये जितना ज्यादा कोरिलेशन होगा, उतना ज्यादा तकलीफ वाली बात है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, या आपका जो रेस्पोंडेंट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है कि ये आइटम का मतलब क्या और ये आइटम का मतलब क्या है। अभी मैंने दो आपको समझाया, एक था कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरा मैंने आपको समझाया है डिस्क्रिमिनेंट। तो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम लोग फॉर्नेल लार्कर जो है उनके क्राइटेरियाज यूज करते हैं। फॉर्नेल लार्कर क्राइटेरिया बताता है तीन इंडिकेटर्स, एक है फैक्टर लोडिंग, दूसरा है कंपोजिट रिलायबिलिटी जो क्रॉन्सबैक अल्फा, कंपोजिट क्रॉन्सबैक अल्फा यहाँ पे निकालता है स्मार्ट पीएलएस, और तीसरी है एवरेज वैरिएंस एक्सट्रैक्टेड। तो ये तीन मेजर्स हम लोग कंप्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर से। ये जो आउटपुट है फॉर्नल लार्कर क्राइटेरिया, ये स्मार्ट पीएलएस का आउटपुट है। मैं दिखा भी देता हूँ एक आध, शायद मैंने स्क्रीनशॉट लेके भी रखा होगा स्मार्ट पीएलएस का, मैंने जो एनालिसिस किया है रिसेंटली उसका एक आध स्क्रीनशॉट लिया होगा मैंने शायद। तो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम लोग ये तीन मेजर्स रिपोर्ट करते हैं कंप्यूट करके। ये देखिए, ये आउटपुट है जो मैं आपको बता रहा था। ये है आपके कंस्ट्रक्ट्स, इतने सारे कंस्ट्रक्ट्स मैंने मेरे रिसर्च में यूज किए हैं, और हर एक कंस्ट्रक्ट की मैं वैलिडिटी टेस्ट कर रहा हूँ, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और उसमें आप देखेंगे ये कंपोजिट रिलायबिलिटी, क्रॉन्सबैक अल्फा इसको कहते हैं, वो एवरेज वैरिएंस एक्सट्रैक्टेड, इसका हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। और ये पूरा का पूरा आउटपुट एक्चुअली मेरी एक रिसर्च पेपर का आउटपुट है ये। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट करना होता है रिसर्च पेपर में। डिस्क्रिमिनेंट कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया है। और इसमें हम लोग ये दो रिपोर्ट करते हैं, एक है फॉर्नल लार्कर क्राइटेरिया और दूसरा है एच टी एम टी, होमोट्रेट और मोनोट्रेट क्राइटेरिया। ये हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। आउटपुट मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, पर ये दो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में। उसके बाद है फिर यानी वैलिडिटी का पार्ट जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे रिलायबिलिटी यानी क्या और उसको कंप्यूट कैसे करते हैं। तो रिलायबिलिटी में पहले बता देता हूँ आपको, क्रॉन्सबैक अल्फा ही रिपोर्ट करते हैं हम लोग, वैसे मेथड्स है और बहुत सारी, वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। स्प्लिट हाफ वगैरह ये सब आज की डेट में भी अस्तित्व में है। तो यहाँ पे पहले रिलायबिलिटी यानी क्या वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ट्रेन रिलायबल है ऐसा हम तब बोलते हैं जब एक पर्टिकुलर ट्रेन डेली बेसिस पे, अगर डेली है जैसे दुरांतो नागपुर मुंबई डेली थी, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग बोलते वक्त बोलते हैं ना कि यार दुरांतो बहुत ही रिलायबल है। रिलायबल है ना, क्या 8:50 को छूटेगी, छूटेगी यहाँ से नागपुर से वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से, और सवेरे आपको 6:50 को मुंबई पहुंचा देगी। और ये ऐसा आपका एक बार अनुभव नहीं रहा है, आप जितनी बार दुरांतो से गए आपका अनुभव यही रहा है, टाइम पे छूटती है, टाइम पे पहुंचाती है, लेट नहीं रहती है, वगैरह वगैरह। तो उस ट्रेन को हम लोग रिलायबल मानते हैं। तो रिलायबिलिटी इज मोर अबाउट रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी, अभी हम लोग हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है यानी क्या, इफ सपोज कोई वेइंग मशीन है, आप उसके ऊपर वेट ले रहे हो, बार बार वेट ले रहे हो आपका, तो 3 ट्रायल में अगर वो वेट सेम दे रही है, तो आपकी ये जो वेइंग मशीन है वो रिलायबल है, बिकॉज आफ्टर रिपीटेटिव मेजर्स इट इज गिविंग यू द सेम फिगर। दैट इज व्हाई योर इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड एज रिलायबल। अगर रिपीटेटिव मेजरमेंट में हर बार अगर रीडिंग अलग आ रही है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि यार ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, इट इज रिलायबल।
सो रिलायबिलिटी का एक सिनोनिमस हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी इंस्ट्रूमेंट. सो रिलायबल इज मोर अबाउट your repeatability or dependability on your questionnaire or your instrument, or to what extent your questionnaire is trustworthy, कि विश्वास कैसे रखें कि आपने जो क्वेश्चनियर बनाया हुआ है वो सही है. उसका जो मेजर है उसको हम लोग रिलायबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं. सो इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग डेटा इन रिपीटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट. चलो मेथड्स देखते हैं हम लोग रिलायबिलिटी टेस्टिंग के. देखिए रिलायबिलिटी टेस्टिंग जो होती है उसमें बेसिक जो फंडा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जनरली यूज किए जाते हैं रिलायबिलिटी का मेजर कंप्यूट करने के लिए. ये मेथड्स है आपकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग की, जिसमें पहला रिपीटेबिलिटी, उसके बाद फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी जो ईएफए और सीएफए मेथड से करते हैं जो मैंने आपको समझाया अभी, और तीसरा है इक्विवेलेंस. ये जनरली हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी अभी, रिलायबिलिटी मेजर कैसे करते हैं रिपीटेबिलिटी की. ये देखिए ये आपके रिलायबिलिटी की मेथड्स हैं. एक है रिपीटेबिलिटी जिसको कहा जाता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ये मैं समझा रहा हूँ आपको. दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी जिसमें हम लोग स्प्लिट हाफ नाम से एक मेथड है रिलायबिलिटी की, वो यूज करते हैं. दूसरा है ऑल्टरनेट फॉर्म और तीसरा है क्रॉन्सबैक अल्फा. तो ये चार मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, एक, दो, तीन और चार, ये एक एक करके समझा रहा हूँ. हम लोग बात कर रहे हैं रिपीटेबिलिटी टेस्टिंग की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट रिटेस्ट की. टेस्ट रिटेस्ट में आप क्या करते हो, आपने क्वेश्चनर बना लिया. ओके, आपका क्वेश्चनर आपने तैयार कर लिया और आपने आपका एक सैंपल साइज, ये सपोज 500 का है, ये 500 को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये क्वेश्चनर इन पे आपने एडमिनिस्टर कर लिया. ये हम लोग बोलेंगे टाइम 1. आज आपने ये एडमिनिस्टर कर लिया ये 500 पे, आपके पास ये डेटा आ गया. और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो है हम लोग ये जनरली लिकट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए करते हैं. लिकट स्केल के क्वेश्चन के लिए ये मेथड फॉलो करते हैं. ओके, और आपने यहाँ पे टाइम 1 पे ये पूरे 500 लोगों का 1 2 3 4 5 अप टू 500 ऐसा लिकट के आपने स्कोर्स ले लिए यहाँ पे. ओके, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वगैरह ऐसे स्कोर्स आपके पास आ गए. अभी यहाँ पे आपने क्या किया, एक टाइम गैप जाने दिया आपने, और वो टाइम गैप रिसर्च के सेंस में ये मानी जाती है लगभग 2.5 से 3 महीने की. और 3 महीने बाद आप फिर से इन्हीं 500 के पास गए वही फॉर्म लेके, और फिर से आपने ये एडमिनिस्टर कर लिया उनसे. और फिर आपके पास ये जो स्कोर आ रहे हैं लिकट स्कोर हम लोग इसको कहते हैं कंपोजिट स्कोर, ये स्कोर और यहाँ पे जो स्कोर आ रहे हैं कंपोजिट, इसकी एक डेटा सीरीज आपके पास, दो डेटा सीरीज है, एक टाइम 1 की है और एक टाइम 2 की है. इसका फिर आप निकाल लेते हो कार्ल पियर्सन का आर, और ये चेक करते हो आप कि ये कितना आया है. ये अगर आर, कार्ल पियर्सन का आर, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.7, तो हम लोग कहेंगे हमारी ये जो स्केल है ये रिलायबल है. अगर ये 0.7 से नीचे आता है तो हम लोग बोलेंगे अवर स्केल इज नॉट रिलायबल. तो टेस्ट रिटेस्ट में क्या हो रहा है, आपका ग्रुप जो है यानी सैंपल जो है 500 का, ये वाला सैंपल, सैंपल रिमेन्स सेम, योर क्वेश्चनर रिमेन्स सेम, और एक ही क्वेश्चनर एक ही सैंपल पे आप दो बार एडमिनिस्टर कर रहे हो, और वो जो स्कोर्स आ रहे हैं उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप निकाल रहे हो. दूसरी मेथड मैं बता देता हूँ आपको, वो है स्प्लिट हाफ. स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एटीट्यूड का एक स्केल दिखा भी दिया था. स्प्लिट हाफ में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इफ सपोज एटीट्यूड मेजर करने के लिए 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आइटम्स है आपके पास. स्प्लिट हाफ में आप क्या कर रहे हो,
कि आप अपने आइटम के दो टुकड़े करते हो, 1 2 3, और इस तरफ जाएगा 4 5 और 6। ये ऐसा होना चाहिए 4 5 6। ओके, आपने क्या किया, आपका जो कंस्ट्रक्ट है उस कंस्ट्रक्ट में जितने भी आइटम्स है उस आइटम के दो टुकड़े किए, 1 2 3 एक तरफ और 4 5 6 एक तरफ। इसमें आपने लिकट के स्कोर लिए हुए हैं आइटम पे, तो आपके पास दो डेटा सीरीज तैयार हो जाएगी। एक होगा स्प्लिट 1 और स्प्लिट 2 का डेटा। यहाँ पे स्प्लिट 1 का डेटा है, स्कोर सी है ये लिकट के, और दूसरे है आपके यहाँ पे स्प्लिट 2 के। और इसका इवेंचुअली आप निकाल लेंगे पेयर डेटा का, कार्ल पियर्सन का आर, और वो चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0.7 your scale is valid, otherwise it is not, sorry, reliable, otherwise it is not। तो स्प्लिट हाफ में हम लोग, हमारी जो स्केल है या आइटम्स है बेसिकली, ये आइटम्स के हम लोग दो इक्वल टुकड़े करते हैं और उसको पेयर डेटा के फॉर्म में लेते हैं, और वो पेयर डेटा जो है इसका इवेंचुअली आर निकाला जाता है, कार्ल पियर्सन का आर। और ये पूरा कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का पूरा खेल है ये, कि ये पर्टिकुलर आइटम आपस में कितने रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड है तो आपका क्वेश्चन रिलायबल है, अदरवाइज नहीं। यानी ये आपने जो आइटम पूछे हैं आपके एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में वो एक ही बात कर रहे हैं क्या, यानी एटीट्यूड ही मेजर कर रहे हैं कि और बोलता है कुछ तो भी मेजर कर रहे हैं। ये जानने के लिए हम लोग कार्ल पियर्सन का आर कंप्यूट करते हैं, और ये आर बेंचमार्क थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, इट इज 0.7। उसके बाद आखिरी मेथड है आपकी क्रॉन्सबैक अल्फा की। क्रॉन्सबैक अल्फा में क्या हो, एक पैरेलल फॉर्म है, सॉरी, एक पैरेलल फॉर्म है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। पैरेलल फॉर्म में क्या होगा, आपका सैंपल साइज n है 500, हम इसको ग्रुप कहते हैं। ओके, ये ग्रुप सिंगल है, एक ही ग्रुप है, पर आपने क्या किया, आपके टॉपिक को लेके क्वेश्चनर, यानी जिसको हम लोग स्केल कहते हैं, ये सिमिलर नेचर की आपने दो स्केल्स बनाई, स्केल 1 और स्केल 2। इफ सपोज एटीट्यूड को ही मेजरमेंट लेना है तो एटीट्यूड को लेके ही आपने स्केल 1 बनाई और स्केल 2 बनाई, विथ माइनर मॉडिफिकेशन। जो ड्राफ्ट है उसमें माइनर मॉडिफिकेशन किए। आपके रिस्पोंडेंट सेम है, रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 5 6 लाइकवाइज अप टू 500। आपने क्या किया, इस पूरे 500 को एक ही टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम एक ही है, एक ही टाइम फ्रेम पे आपने उससे दो क्वेश्चन फिलअप करा लिए जो एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। फिर इनके स्कोर्स आएंगे और ये स्कोर दो आएंगे। एक आएगा आपका फॉर्म 1 का स्कोर यहाँ पे, और इस तरफ आएगा फॉर्म 2 का स्कोर, और इसके बीच में फिर से आप निकाल लेंगे कार्ल पियर्सन का आर और चेक करेंगे ये 0.7 के ऊपर है या नहीं है। अगर ये 0.7 के ऊपर है तो आपका क्वेश्चन रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है। उसके बाद पैरेलल फॉर्म को ही ऑल्टरनेट फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉन्सबैक अल्फा, वो समझा दे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट हाफ मैंने समझा दिया आपको, ये देखिए इस तरीके से ये एक्सेल में करते हैं। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इसको। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉन्सबैक अल्फा। क्रॉन्सबैक अल्फा ये स्प्लिट हाफ का ऊपर का लेवल है, और क्रॉन्सबैक अल्फा ही रिपोर्टिंग करते हैं रिलायबिलिटी का मेजर। जो स्टैंडर्डाइज स्केल की मैं बात कर रहा था, सेल्फ एस्टीम वगैरह, उसमें स्प्लिट हाफ मेथड यूज करते हैं या टेस्ट रिटेस्ट करते हैं स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। पर हम लोग जो है इंडिविजुअल रिसर्चर, किसी अच्छे जर्नल में आपको पब्लिश करना है तो वो देखते हैं आपका क्रॉन्सबैक अल्फा कितना है। तो ये क्रॉन्सबैक अल्फा क्या है, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्प्लिट हाफ की। स्प्लिट हाफ में क्या हो रहा है, आपके पास 10 आइटम्स है, तो आपने 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10,
ये आइटम के स्कोर का आपने आर निकाला, जो भी है वो, इसको मैं R1 कह रहा हूं। अभी ये 10 आइटम जो है, ये 10 आइटम को हम लोग स्प्लिट हाफ यानी दो इक्वल टुकड़ों में कुछ और तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तरफ मैं 2 4 6 8 10 दे रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं 1 3 5 7 9 दे रहा हूं। इसका भी तो आर आ जाएगा। स्केल वही है, एटीट्यूड 10 आइटम वही है, उसको सिर्फ स्प्लिट हाफ करने के तरीके शायद कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा R2 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बहुत सारे आर निकाल सकता हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके, तो मुझे आ जाएंगे RN। क्रॉसबैक अल्फा जो है, ये अल्फा, ये पूरे आर का एवरेज है, समेशन ऑफ दिस आर डिवाइडेड बाय m, it gives you alpha. So alpha is nothing but the average of all the possible split half of your scale, that is attitude scale. ये तो हो गया कंसेप्ट। अभी बात करते हैं ये अल्फा कितना होना चाहिए। तो सोशल साइंसेस में 0.7 के ऊपर का अल्फा जो है, ये प्रिसाइज माना जाता है आपका अल्फा। कुछ जगह टॉलरेंस 0.6 तक भी है, 0.6 के आसपास भी आ जाता है, 0.6 के ऊपर है अगर है तो ये माना जाता है कि आपका क्वेश्चनएयर जो है वो रिलायबल है। अभी बात करते हैं ये आएगा कैसे। इतने सारे कैलकुलेशन हम लोग थोड़ी ना करेंगे, ये हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर से। और इसके लिए हम लोग दो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक है SPSS का सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका स्मार्ट पीएलएस। ये दोनों मैं विगरसली यूज करता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। स्मार्ट पीएलएस, ये सॉफ्टवेयर से हम लोग क्रॉसबैक अल्फा कंप्यूट करते हैं। तो एक बार, अभी टाइम है अपने पास, एक 5 एक मिनट तो है पक्का, तो मैं आपको ये कंप्यूट करके दिखा देता हूँ क्रॉसबैक अल्फा। मैं सॉफ्टवेयर ओपन करो, शायद थोड़ा सा एक आध मिनट लगेगा, थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है लोड होने में, सो काइंडली अलाउ मी अ मोमेंट। मैं अभी जो करके दिखा रहा हूँ आपको, ये एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से करके दिखा रहा हूँ। स्मार्ट पीएलएस जो है वो पेड है, तो मुझे जैसे जरूरत होती है। स्मार्ट पीएलएस का ऐसा है कि आपको एक एक दो दो महीने के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। 2 महीने का कुछ 1800 1900 रुपये पड़ता है जीएसटी पकड़ के। तो जब मुझे कोई कंसल्टेंसी होती है या फिर मुझे खुद को रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, तो फिर मैं उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया करता हूँ। मैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। सो मेरा सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर तो लोड हो चुका है। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी एसपीएसएस की स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir, it is visible. ओके ओके। तो मेरा एक कंस्ट्रक्ट है, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इंडिकेटर्स मैंने यूज किए हैं एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में। और ये जो मैं लिकर स्कोर की बात कर रहा था, ये कोडिंग करते हैं हम लोग, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री को 1 2 3 4 5 की रेटिंग होती है। और यहाँ पे 9 पॉइंट स्केल यूज की गई है, इसलिए आप 8 7 ऐसे भी देख रहे हो, तो ये 9 पॉइंट यूज की गई है इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट में। सो पार्ट अपार्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर लिकर स्केल का क्रॉसबैक अल्फा कैसे निकालते हैं। तो ये फाइल मैंने एक्सेल से अभी इंपोर्ट की है, जैसे आपके सामने ही। अभी मैं एनालाइज में जाऊंगा और फिर यहाँ पे ये स्केल जो दिख रहा है आपको, स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। और ये
मुझे रिलायबिलिटी निकालनी है पूरे आइटम्स की, तो ये पूरे के पूरे आइटम को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ। फिर मैं स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा और स्केल इफ आइटम डिलीटेड, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, देन कंटिन्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडल, यानी हमको रिलायबिलिटी कौन सी चाहिए, तो क्रॉन्सबैक अल्फा आपको दिख रहा है। स्प्लिट हाफ भी है यहाँ पे, गटमैन का भी है, बाद में पैरेलल फॉर्म का भी है यहाँ पे। ये कुछ मेथड्स है, और आज की डेट में तो अल्फा ज़्यादा पॉपुलर है, क्रॉन्सबैक अल्फा, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। या फिर अभी कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैकडोनल्ड्स अल्फा भी कैलकुलेट करके देता है, मैकडोनल्ड्स ओमेगा कहते हैं उसको, सॉरी, मैकडोनल्ड्स ओमेगा या फिर क्रॉन्सबैक अल्फा, ये दोनों का ही रिपोर्टिंग करते हैं रिलायबिलिटी में। तो एसपीएसएस में मैकडोनल्ड्स ओमेगा का तो है नहीं, क्रॉन्सबैक अल्फा का है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे इनपुट फीड कर लिया है, अभी मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए ये आउटपुट एसपीएसएस में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जनरेट करके दे दिया। इसमें ये क्रेस प्रोसेसिंग समरी है, मेरा सैंपल साइज 120 का है, और इसमें कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है, पूरे पूरे वैलिड सैंपल्स हैं। उसके बाद ये देखिए रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, क्रॉन्सबैक अल्फा दिख रहा है आपको, इंडिकेटर कितने यूज किए थे, 9 यहाँ पे दिख रहा है, और 9 इंडिकेटर की कंपोजिट क्रॉन्सबैक अल्फा जो आया है 0.629, जो 0.6 के ऊपर है, जैसे मैं बोल रहा था आपको सोशल साइंसेस में 0.6 के ऊपर चलता है, और कुछ जगह स्ट्रिक्टली 0.7 चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे 9 आइटम का 0.629 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स में, ये जो आखिरी का कॉलम है इसको रेफर करिए, ये मेरे इंडिकेटर के नाम है। ये आखिरी का आइटम चेक करिए, ये क्या बोल रहा है कि आपका आइटम नंबर 1 ये जो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो बचे हुए 8 को ही अगर कंसिडर करेंगे हम लोग लिकर्ट स्केल में, तो मेरे क्रॉन्सबैक अल्फा जो है वो आ जाएगा 0.685, जो 0.7 के नजदीक जा रहा है। आप देखेंगे ये ओरिजिनल पूरा 9 का अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 0.629 आ रहा है, पर पूरे के पूरे आइटम्स को कंसिडर ना करते हुए इसको छोड़ देते हैं आइटम 1 को, तो ये हमारे स्केल की रिलायबिलिटी बढ़ रही है, जो अच्छी चीज है। इसका मतलब क्या है, आप ये जो आइटम है ये नॉन इसेंशियल लग रहा है, इसको हटा दीजिए। इसमें चेक करेंगे सबसे ज्यादा क्रॉन्सबैक अल्फा कहाँ पे दिख रहा है आपको, आप पहले आइटम पे ही दिख रहा है। आप देखेंगे सबसे कम आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.488, इसका मतलब है ये जो आइटम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है जो कंस्ट्रक्ट है उसको डिफाइन करने के लिए, तो इसको आप हटा ही नहीं सकते। 0.481 इसको हटा ही नहीं सकते आप। तो एक हटाने वाली चीज जो है जिसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल क्रॉन्सबैक अल्फा आया है वो बढ़ जाएगा, वो यानी 0.685। तो इस तरीके से हम लोग रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो मेरी तरफ से आज का सेशन जो है वो ओवर हो चुका है, 5 मिनट मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आंसर सेशन के हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। Friends, if you have any query, you can ask. बहुतेक थोडं डिफिकल्ट वाटत असेल आजचं, हो थोडं सर. टेक्निकल आहे. ठीक आहे, पण होऊन जाईल त्यांना प्रॅक्टिस करून करून. काही काही जणांसाठी थोडं हेवी असेल ना हे. एटलीस्ट ना ये चीजें मालूम तो भी होनी चाहिए। ये इंटेंशन इसके पीछे ये नहीं कि 3 घंटे में आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। हम्म. इसमें अगर अवेयरनेस भी हो जाता है कि क्वेश्चन आप सर्वे कर रहे हो, तो सर्वे में आप क्वेश्चन एडमिनिस्टर करके सीधा डेटा एनालिसिस करते हो, तो वैसा नहीं होता है, बीच में कुछ स्टेप्स है और ये कुछ ऐसा करना होता है। ये भी अगर पिछले 3 घंटे में पता चल गया होगा तो मुझे लगता है मैंने मेरा काम येस तो सर, कर दिया है ऍटलीस्ट त्यांना सिन्सियरली। एवढं इन्साइट आणि अवेअरनेस आलंय की हे पण करू शकतात, हे जास्ती महत्वाचं एग्जैक्टली। आहे. सो थँक्यू सो मच. राइट सर। किसी को कुछ मुकेश सर कुछ पूछ रहे हैं आप? सर? हाँ सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, मतलब बहुत कुछ जानकारी मिले एंड डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन इट टू गेट मोर डीपर इनटू इट टू अंडरस्टैंड। इसमें एक था ना जो इसमें हम एटलास टीआई भी यूज करते हैं सर, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ उसका क्या है, किस तरीके से, जस्ट
क्या चीज सर? एटलस टी है सॉफ्टवेयर का। कौन सा सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं सर? एटलस टी आई जो क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, वो क्वालिटेटिव के लिए होता है सर, वो मैंने यूज नहीं किया है सर, मैं एनवीओ यूज करता हूँ सिर्फ। विच वन सर? एटलस मैंने नहीं यूज किया है सर। हाँ हाँ। एनवीवो एन कैप्चर नाम से जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो मैंने यूज किए अच्छा हैं सर। अच्छा। एटलस यूज नहीं किया, वो क्वालिटेटिव के लिए होता है, ये तो मुझे मालूम है, पर वो मैंने कभी यूज नहीं किया सर। ओके ओके ठीक। इतने सारे सॉफ्टवेयर है ना सर। सर त्याच्यातलं बेस्ट सर कोणतं आपका राहील अभी असं कळलं? मतलब ये तो प्रीति मैम के पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, बेस्ट कौन सा है मैडम? सॉफ्टवेयर जो है ना उनका पर्पस अलग अलग होता है। ओके. जैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग की बात हो रही है तो उसके लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बेस्ट यानी कि अभी आज की डेट में रिलायबिलिटी वैलिडिटी के लिए तो हम लोग पीएलएस को ही रिकमेंड करते हैं। हम्म. जैसे अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है उसके अपने बिब्लियोमेट्रिक के अपने सॉफ्टवेयर है। जैसे बिब्लियोमेट्रिक के लिए मैं वॉइसफियर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वही मुझे बेटर लगता है। जैसे साइटनेट एक्सप्लोरर भी है हाँ. तो मैं इतना नहीं उसको प्रेफर करता हूँ। या फिर मेटा एनालिसिस में अच्छे खासे सॉफ्टवेयर है, जैसे आर का फैक्टो शाइनी है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ फैक्टो शाइनी, मैं जैमो भी यूज कर लेता हूँ, या फिर मेटा इसेंशियल है, पर मेरा फेवरेट जो है वो जैमो भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या एनालाइज करना चाहते हो, उसपे जो चॉइसेस है उसपे कौन सा बेटर है, ये तो आपका कंफर्ट लेवल। जैसे आप अगर कोडिंग में बहुत बेहतर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर में ही जाइए, फिर इधर उधर देखिए मत। हम्म. आर की तो लाइब्रेरी इतनी बड़ी है मैडम, लाखों उसमें एडिन्स है, हम्म. और आर से बेटर तो चीज नहीं, पर वही है, आपका कंफर्ट लेवल क्या है। आपको कोडिंग नहीं आता है, प्रोग्रामिंग नहीं आता है, येस तो येस. फिर आर आप यूज ही नहीं कर सकते हो अच्छा होने के बाद भी। हम्म. गुड सर. थँक्यू सो ओके मच. सर, आप कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये बेसिक इंट्रोडक्टरी हो गया, लेकिन अभी जैसे कि एसपीएसएस में और काम करना है, तो आई एम जस्ट आस्किंग कि आपके अगर कुछ वर्कशॉप होने वाले हैं उसमें कोई डिटेल होगा तो कुछ अटेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। हाँ सर, मेरा अभी एसपीएसएस फॉर बिगिनर्स जस्ट हुआ है अभी। अभी उसी का एडवांस वर्जन मैं ले रहा हूँ, एसपीएसएस एडवांस। एक 5 दिन का वर्कशॉप है मेरा अभी ऑन कार्ड्स, और एक मेटा एनालिसिस का मेरा वर्कशॉप है अभी रिसेंटली। ओके। ये तो चलते रहते सर, महीने में सो 2-3 तो होते हैं मेरे एकेडमिक के। अच्छा, सो इज इट ओपन फॉर द पार्टिसिपेंट्स हु कैन अ, रजिस्टर फॉर इट कुछ एंड प्रोग्राम्स कुछ प्रोग्राम सर मेरे सिर्फ जो अकेडमी के मेंबर्स है उनके लिए ही रहते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं। जैसे एसपीएसएस का मैंने अभी लिया था, ये ओपन किया था मैंने। और कुछ प्रोग्राम जैसे वो क्लोज इसलिए रहते हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी है या मुझे आप तक पहुंचानी नहीं है। क्लोज ये तब हो जाते हैं सर, जैसे मेटा एनालिसिस का मैं वर्कशॉप प्लान कर रहा हूँ, ये क्लोज इसलिए रहेगा क्योंकि मेटा से पहले आपको एसएलआर करना होता है सर। आपने एसएलआर किया ही नहीं है। मेरे एकेडमी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने एसएलआर ऑलरेडी किया है, तो राइट उनको ही राइट मेटा मेटा अंडरस्टैंडिंग आएगा, इसलिए वो क्लोज हो जाता है प्रोग्राम। राइट सर. तो इसमें एक एक बेटर तरीका यह है कि आप एकेडमी का कोई एक वर्कशॉप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एकेडमी के जो भी प्रोग्राम्स मेरे होने वाले हैं उसका अपडेट ऑटोमेटिकली मिलते रहेगा। ओके। सो विल गेट इन टच विथ यू सर फॉर दैट। सर व्हॉट वुड आय ओके सर, सजेस्ट इज, सर आशिष सर, हाँ मैडम। मला काय वाटतं की तुम्ही आपली एक अशी वेबसाईट का नाही डिझाईन करत, म्हणजे त्यावरती हे लोक म्हणजे बाकीचे पण रिसोर्स जे काही रिसर्च स्कॉलर्स आहेत ते बघू शकतात की तुमचे अपकमिंग काय इव्हेंट्स आहेत, अँड बिगिनर्ससाठी काय प्रोग्राम्स, ॲडव्हान्स लेवलवाल्यांसाठी काय प्रोग्राम्स. कारण की तुमच्यापर्यंत पोहोचायचं कसं हे बरेच लोकांना नाही माहिती. आता ठीक आहे, हे 50 लोक तर तुमच्याशी कनेक्टेड आहेत, पण असेच अजूनही असतील रिसर्च स्कॉलर्स की ज्यांना नसेल आयडिया काय करायचं. आणि ऍक्च्युली आत्ताच्या एरामध्ये एक समजून सांगणारा आणि हे सगळ्या गोष्टी आहेत बा, हे जरी आपण स्टुडंटला सांगू शकलो ना तरी पण खूप मोठी गोष्ट आहे सर ती. कारण की हो गाईड नक्कीच. गाईड ह्या एवढ्या सगळ्या गोष्टी काहीच सांगायचं, कारण की गाईड स्वतःच अपडेट नसतात, फ्रँकली स्पीकिंग. तर म्हणजे मला असं वाटतं की तुमच्यापर्यंत पोहोचायचं कसं स्टुडंटनी, यासाठी आपल्याला काहीतरी एक हे करावं लागेल, स्ट्रॅटेजी. हो, मॅडम त्याच्यासाठी जसं आता
हाँ मैडम। हाँ बोला सर, मग बोलते मी, बोला तुम्ही. इसका अवेयरनेस मैं प्रमोशन ही नहीं करता हूँ मेरे एकेडमी के प्रोग्राम्स का। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग कंटिन्यूअसली करते हैं, और मेरा अनुभव ये रहा है कि जिसने मेरे एकेडमी का एक प्रोग्राम किया वो बार बार सभी प्रोग्राम लाइन से करता है। तो मुझे वैसे भी प्रमोशन की जरूरत आज तक तो लगी नहीं है। वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट आ जाती कि सर स्पेसेस ले लो ना एक वर्कशॉप, तो मैं ले लेता हूँ। तो मुझे यानी प्रमोशन इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि एडमिशन वैसे ही आ जाती है मेरे पास। तो इसमें एक बेटर ये चीज है कि आपको अगर लगता है कि इफ यू विश टू गेट कनेक्टेड विथ मी, तो आप कोई एक प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए एकेडमी का, तो आपको वो मेरे जो ग्रुप्स है मेरे एकेडमी के उसमें आप ऐड हो जाएंगे, उसमें फिर कम्युनिकेशन आपको मिलते रहेगा। श्योर सर। एक्चुअली ये जो कोर्स है ना सर, ये जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क है, ये रजिस्ट्रेशन के पहले अगर होता तो बहुत हम लोगों को बहुत यूजफुल होता. यस मैम। मैडम ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। मैं इस चीज को थोड़ा अलग देखता हूँ मैडम। नहीं ये नहीं, देखिए हम एक्चुअली लोग आगे जब भी मतलब ये पहले किया ना तो आगे भी करने वालों को थोड़ा उसका हेल्प बहुत ज्यादा होगा. अब मतलब मेरे लिए तो आपकी बात बहुत कम 100% हेल्पफुल सही है है। ये. नहीं मैं मेरे व्यूज बता देता हूँ। आप जो कह रही है वो 101% परफेक्ट है कि ये सब चीजें पहले होनी चाहिए। पर ये चीजें जो है ना, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है। मैं बात हाँ ये करना चाहता हूँ कि जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। देखिए पीएचडी करने का मन में हमारे आया है, हमने डिसाइड किया है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम यूनिवर्सिटी या फिर जो डिसीजन मेकर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले हमारे करियर का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तय किया है ना पीएचडी करने का, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन पहले कर लीजिए ना अपने लेवल पे। आप हम्म. एडमिनिस्ट्रेटिवली डिपेंड मत रहिए। ये आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा मुझे लगता है। प्रीति मैडम आप मुझे करेक्ट कर सकती है, पर मुझे ये लगता है कि हमने बड़े लेवल पे कोई भी काम करने से पहले छोटे लेवल पे वो करके देखना चाहिए। और बड़ा लेवल पीएचडी है तो पीएचडी करने से पहले 4 अच्छी क्वालिटी के पेपर यूजीसी केयर हो या एबीडीसी लिस्ट हो वहां पे पब्लिश कर देते हो, तो पीएचडी की जो प्रक्रिया है या पीएचडी का रिसर्च जो है वो बड़ा आनंददायी हो जाता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर सही उनकी बात तरफ है. से कर रहे हैं मैडम। एडमिनिस्ट्रेटर उनकी तरफ से कर रहे हैं, हम लोग हाँ भी हाँ. ये इनपुट देते ही है। और अभी ये प्री पीएचडी का सिलेबस भी पूरा रिवाइज हुआ है, जो आने वाले कुछ समय में शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। यस पर ये सर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है ये एक आदमी का डिसीजन होता है। बॉडीज, कमिटीज, इतने सारी फॉर्मेलिटीज है उसमें। तो बेटर वे आपको लग हाँ रहा है कि ये चीजें पहले करनी चाहिए तो आप करिए ना। आज भी